तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार टू ऑरिजिन कंटिन्यू के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 341 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने अपने मिलिट्री पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर लिया होता है, ऊपर जाकर एक्सचेंज कर लिया होता है, जिसके बाद अब बारी होती है लू फेंग को उन सारे सामानों को बेचकर हिनवान क्रिस्टल कमाने की, जिसके साथ वो अपने फर्स्ट फ्लोर पर निकल पड़ता है। अब फर्स्ट फ्लोर को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वहां पे लो लेवल हिनवान लाइफ फॉर्म की कॉर्प्सेस को खरीदा और बेचा जा सके, क्योंकि यहाँ पर वही फोर्सेज आते थे जो कि हंट किया करते थे। और फिलहाल में फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ 3 ही फोर्सेज मौजूद थी जो कि कॉर्प्सेस को खरीदा करती थी, और जबकि प्रैक्टिशनर्स सेक्लूजन में रहा करते थे, हंटिंग कभी कभार ही जाया करते थे। तो अभी फिलहाल में वहाँ पे कोई नहीं होता, बल्कि लुओ फेंग ही अकेला वहाँ पे खड़ा होता है। जब भी बंदे सेक्लूजन में जाते तो वो अपने लू फेंग की तरह नहीं जाते कि यार कुछ 1000-2000 एपोक्स में ही आ जाए, उतना तो लू फेंग कभी भी नहीं गया। लेकिन हाँ, जब भी कोई नॉर्मल सा बंदा जाता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हजारों लाखों समय तक वो अपने कल्टीवेशंस में ही रहता है। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जिसके साथ लू फेंग वहाँ पे आता है और कहता है कि मेरे पास लो लेवल हिनवान लाइफ फॉर्म की एक बैच है जिसको कि मैं बेचना चाहता हूँ। चलो तुम तीनों इसको देखो और बताओ कि आखिरकार तुम तीनों में से मुझे सबसे ज़्यादा प्राइस कौन देगा। लू फेंग अपने ब्रेसलेट को निकालता है और उसके ऊपर से सील को हटा देता है ताकि वो तीनों उसके अंदर के रखे हुए चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सके। अब यहाँ पे 3 गॉड एम्प्रेस होते हैं जो कि वहाँ पे खड़े होते हैं। अब वो जैसे ही लू फेंग के बारे में सुनते वो उस बैच को स्कैन करने लगता है, उस स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर देखने लगते हैं। जहाँ पर वो जैसे ही देखते ना, तो वहाँ पर उस चीज़ को देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यार भरे पड़े होते हैं। मतलब लू फेंग ने उसको कोच कोच कर रखा होता है इतनी सटा कर कि यार क्या ही कहना। जिसके साथ वो कहते यार इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, उन्होंने इतनी मैसिव नंबर को कभी नहीं देखा है, और यूजुअली इतने तक को हजारों तक को एक्वायर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि डार्क होली लेवल में हंटिंग करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। आप किसी कमज़ोर पे अटैक करोगे तो स्ट्रॉन्गर बंदा आकर आप पे अटैक कर देगा, बंदा मतलब मॉन्स्टर आप पे अटैक कर देगा। अगर आप उस स्ट्रॉन्ग वाले को भी अटैक करके मारोगे ना, तो उसके वजह से आप एक टेरिफाइंग स्क्वाड्स तक को प्रोवोक कर दोगे। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लो लेवल हिनवान लाइफ फॉर्म को पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बात करें 9 लेवल होली विलम्स की, तो उसमें भी रियल पावर छिपी हुई होती है। लो लेवल हिनवान लाइफ फॉर्म्स कभी भी हिम्मत नहीं करते कि वो जाके उन पर अटैक करें। अगर वो करते भी है तो वार सिटी के डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से उन सब के लीजन्स को वापस लौटना पड़ता है। अब उन्हें भी पता था कि ऐसी हार्वेस्टिंग तभी हो सकती है जबकि सिटी टूट चुकी होगी, मॉन्स्टर्स अंदर घुस चुके होंगे और वो मॉन्स्टर्स के बाद बाहर जाने का टाइम नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से वो बंदा उन सारे मॉन्स्टर को मार पाया होगा। और इसी से लू फेंग ने यही किया था। इसके साथ वो तीनों बंदे हैरान होते हुए कहते कि ये तो काफ़ी 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 ज़्यादा है। वो तीनों शौक हो जाते हैं। उनमें से एक कैजुअसली पूछता है कि क्या मैं गॉड एम्पर का नाम जान सकता हूँ। तो लू फेंग डायरेक्टली रिप्लाई करता है कि मेरा नाम लुओ फेंग है। जिसके साथ वो कहता है कि तुम तीनों में से सबसे ज़्यादा प्राइसेस जो भी मुझे ऑफर करेगा तो मैं उसके ही खरीदूंगा, उसको ही बेचूंगा। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तुम सबके प्राइस से तो मैं किसी और सिटी में जाकर बेच दूंगा। जिसके साथ वो बंदे कहते कि गॉड एम्पर लू फेंग प्लीज़ जल्दबाजी मत करिए, ये ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो हमें रिपोर्ट करनी होगी। तीनों फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको एक सेटिस्फैक्टरी प्राइस जरूर अवेलेबल कराएंगे। अब देखो लू फेंग को और उन सबको प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन फिर भी लू फेंग को प्रॉफिट होने ही वाला है, क्योंकि इन सारे हिनवान में उतने ज़्यादा नहीं प्रॉफिट हो पाते हैं, बस थोड़ी मोड़ी ही होती है। लेकिन तभी लू फेंग को सेंस होता है और वो सामने की तरफ देखता है, तो सामने देखता है कि 3 फिगर्स उसकी तरफ फ्लाई करके आ रहे थे, जिनमें से एक वाइट हेयर एल्डर होता है, एक विंग्ड वुमेन होती है और वही रेड यूथ वाला बंदा होता है जो कि वही लू फेंग से मिला होता है 9 रिवर होलिसिटी के यूनान सिटी के अंदर। इसके साथ वो भी लू फेंग की तरफ ही आगे आने लगता है। रेड ड्रॉप यूथ लू फेंग से कहता है ब्रदर लू फेंग। साथ में एल्डर बॉग जी वो बुढ़ा वो भी कहता कि हाँ लू फेंग
तुम्हें ज़्यादा लंबा अरसा देखे हुए भी नहीं हुआ है। इसके साथ वो बंदी भी अपने लू फेंग से कहती है कि हम लोग फिर से मिल चुके हैं, जिसके साथ वो तीनों वहाँ पे आकर लैंड करते हैं। तो जो गॉड एम्प्रेस होते हैं वो उन तीनों बंदों को सैल्यूट करते हैं, उनके सामने बड़े ही रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों बंदे काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर रहते आ रहे थे और चैंगफेंग सिटी में इन तीनों ने अपने स्टेटस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा था। लू फेंग इस चीज़ को देखकर सरप्राइज भी नहीं होता है, क्योंकि लू फेंग ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन से काफ़ी सारी चीज़ें पता लगा रखी थी। उसे ये भी पता था कि कैसे सिटी के अंदर सिर्फ टॉप 100 लेवल पावर हाउसेज ही मौजूद हैं, मतलब ज़्यादा यहाँ पे पावर हाउसेज नहीं हैं। वैसा नहीं है कि डार्क ओलियरम इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि लू फेंग आते ही इनविंसिबल बन जाएगा। बस मसला ये है कि जो सिटी में रह रहे हैं ना, वहाँ पर उतने पावरफुल बंदे नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं और भी डीपर एरिया में हंटिंग करने के लिए बाकी सेक्लूजन में होते हैं। जिसके साथ बताया जाता है कि गॉड एम्पर बिग जी चैंगफेंग सिटी में काफ़ी लंबे अरसे से अपने टीम को ऑपरेट कर रहे थे, यहाँ तक कि इस जगह का सिटी लॉर्ड भी अपने गॉड एम्पर बिग जी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। जिसके साथ लू फेंग उन तीनों को देखकर कहा था कि मैं तुम तीनों से बस मिल नहीं आ रहा था। इसके साथ ओल्ड मैन स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने तो लास्ट सिटी डिफेंसिव बैटल में बहुत बड़ी हार्वेस्टिंग को गेन कर लिया है और इतने बड़े ट्रांजेक्शंस को ये छोटे मोटे गॉड एम्प्रेस कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें रिपोर्ट करने दो। लेकिन उससे पहले चलो हम लोग चलते हैं, तुम मेरे केव मैंसन में आओ, वहाँ पे रिलैक्स करेंगे, तब तक कि वो अपने ऑफर्स को प्रिपेयर कर लेंगे। इसके साथ गॉड एम्प्रेस बैग जी उन तीनों से कहते कि तुम तीनों आपस में डिस्कस कर लो, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो तुम तीनों मिलाकर भी इसको खरीद सकते हो। जिसके साथ वो ये भी कहते कि अगर प्राइस लो हुआ तो लू फेंग नहीं बेचने वाला है। इसके साथ गॉड एम्पर बाइंग इस्तेमाल करते हुए कहते कि चलो ब्रदर लू फेंग चलते हैं। लू फेंग भी हामी भरते वो चारों वहां से निकल कर गॉड एम्पर बॉग जी के केव मैंसन्स की तरफ निकल पड़ते हैं। अब तीनों गॉड एम्प्रेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी गॉड एम्प्रेस होते हैं, इसलिए तो यहाँ पे उन्हें सेलर्स के रूप में रखा गया होता है। वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा स्टन हो चुके थे और वो कहते हैं कि आखिरकार ये लू फेंग ये बंदा है कौन, इसके पास इतने सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स कॉर्प्सेस आए कहाँ से। ऐसा लगता है कि वो बर्ग जी जो कि बुढ़ा है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, वो वहाँ पे ज़्यादा डिले नहीं करते, अपने हायर अप्स को बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बातें, एक बंदा आकर हमसे इतने ज़्यादा कॉर्प्सेस बेचने की कोशिश कर रहा था। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन चैंगफेंग सिटी के टॉप फिगर्स के पास भी जाती हैं, जो कि इस चीज़ को जानकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते कि हमारे सिटी के अंदर एक ऐसा पावरफुल बंदा भी आया हुआ है। अब ऐसा मैसिव फॉर्च्यून सिर्फ इलाइट्स के अंदर ही कोई कर सकता है और बहुत ही कम इलाइट्स है जो कि लू फेंग को राइवल दे सकते हैं। जिसके साथ हमें एक बड़े से पेल वाइट कैव मेंशंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चारों आकर बैठकर ड्रिंक और बात करना शुरू करते हैं। जहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि तुमसे फिर से मिल पाना, वो भी डार्क ओलियरम में, तो सच में ब्लेसिंग की बात है। जिसके साथ रेड ड्रॉप यूथ मजाक करते हुए कहता है कि सिस्टर बाइन तो सेक्लूजन में जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि लू फेंग बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए वो इंतजार कर रही थी। मतलब ये सुनकर तो सिस्टर बाइन भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टर बाइन की रोमांटिक साइड को दिखाई जा रही है। बंदा पावरफुल है तो कौन नई लड़की उस पर फिदा हो जाएगी। फिलहाल में देखा जाए तो लू फेंग यार अपने जियोजिन के साथ धोखेबाजी तो नहीं करने वाला, ये मेरे को अच्छी लगती है। लू फेंग इतना लंबे अरसे तक जिंदा है लेकिन फिर भी उसने अपने बंदी को धोखा नहीं दिया है। ऑब्वियसली उसकी क्लोन एक ऑरिजिन यूनिवर्स में भी मौजूद है जो कि उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, जो कि हमें बताई नहीं गई है और दिखाई भी नहीं जाती है। ऑफ कोर्स वो बहुत पीछे हो जाएगी। इसके साथ विंग्ड वुमन भी स्माइल करने लगती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो सब और भी बात करने लगते हैं और वहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं तो जाना तो चाहती थी लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि अगर मैं सेक्लूजन में भी चली जाती तो यार मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था। लेकिन ब्रदर लू फेंग की टैलेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उससे सिर्फ थोड़ी सी मैं बात करूँ तो वो 100 मिलियन ईपोस के सेक्लूजन की बराबर हो जाएगी। पता नहीं फेंक रही है कि क्या कर रही है। लू फेंग को मुश्किल से 2-3 हज़ार एपोज भी नहीं हुए होंगे पूरी अपनी ज़िंदगी, मतलब 1000 एपोज भी नहीं हुए पूरी ज़िंदगी को बिताए हुए, और कुछ बात नहीं उसको 100 मिलियन एपोज जितने सेक्लूजन्स की ज्ञान मिल जाएगी। सच में फेंक रही है। जिसके साथ वहाँ पे वो बात कर रही होती है
अब यहाँ पे वो लोग इतने छोटे इसलिए बन रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग अटक चुके हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने ओहदे को भी नीचे कर दिया था लू फेंग के सामने, क्योंकि उन्हें पता था कि लू फेंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और उसने अगर अपने पावर्स को स्टेबलाइज कर दिया तो वो और भी टेरिफाइंग हो जाएगा। वैसे डार्जिलिंग से फिगर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसके साथ उनमें और भी बातें होने लगती है। लू फेंग यहाँ पे उन सबसे कहता है कि तुम सब सही कहे हो, लेकिन फिलहाल में मैं भी बॉटल नेक पे अटक चुका हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। जिसको सुनकर बॉक्जिन सजेस्ट करते हुए क्या था कि क्या ऐसी बातें तो तुम हमसे बात कर सकते हो सकता कि हम लोग तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे सके। बाई इन और चियान भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि एज ए पीक लेवल बैंक्स के बीच में डॉ का डिस्कशन होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है और ये उनके कल्टिवेशंस को भी आगे बढ़ाया करता है। जिसके साथ लू फेंग अपने उन तीनों फ्रेंड्स से कहता है कि मैं बस आश्चर्यचकित था कि अगर एक फिजिकल बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, अनइमेजिनेबल, तो आखिरकार एक सोल और स्पिरिचुअल पावर्स अपने ऊपर परफेक्ट कंट्रोल कैसे कर पाती है। मतलब ये वही सवाल है जो कि लू फेंग ने खुद से पिछले एपिसोड में किया होता है। जिसके साथ चियान उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कितने बड़े बॉडी की बात कर रहे हो। तो लू फेंग एक क्वेश्चन उसे देते हुए कहता है कि मान लो एक अल्ट्रा लिमिट लेवल हिनवान हिगाटी बीस्ट है, ये अल्ट्रा लेवल है, ना कि परफेक्शन स्टेज जिससे कि लू फेंग ने फाइट की थी। ये अल्ट्रा लिमिट लेवल हिनवान हिगाटी बीस्ट है जो कि अपने पावरफुल बॉडी के लिए ही जानी जाती है। तो लू फेंग क्या था कि मान लो कि उसी अल्ट्रा लिमिट लेवल हिनवान हिगाटी के 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बॉडी हो मेरे पास, तो आखिरकार एक गॉड एम्पायर उसको परफेक्टली कैसे कंट्रोल कर सकता है। अब लू फेंग ने एस्टिमेशंस लगाया था कि उसके परफेक्ट डिवाइन बॉडीज को लगभग अपने एनर्जी रिजर्व के 1.2 बिलियन टाइम्स होनी चाहिए, तभी वो एक अल्ट्रा लिमिट लेवल हिनवान हिगाटी बीस्ट के 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बॉडीज तक को कंट्रोल कर सकता है। अब जैसे ही लू फेंग अपनी एस्टिमेशंस बताता ना, बॉक्जी, चियान और बायन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बड़ी है। बॉक्जी वहां पे कहता है कि अगर हिनवान हिगाटी की बात करें तो वो भी अपने रेस के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ही जाना जाता है, तुम उसके 10,000 टाइम्स मैसिव बॉडीज के बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम्हारी विल पावर केजुअल को भी ट्रांसेंड कर जाएगी तो उसको परफेक्टली कंट्रोल कर पाना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बॉडी है। जिसके साथ चियान ये भी कहते हुए क्या था कि मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई भी गॉड एम्पायर इतनी बड़ी बॉडी को मैनेज कर पाया है कंट्रोल करने में। जिसके साथ बाइन भी कहती है कि हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन जब कोई बंदा अपने केजुअल को ट्रांसेंड करता है और एक हायर लेवल हिनवान लाइफ फॉर्म बन जाता है तो वो इतने बड़ी बॉडीज को संभाल सकता है। अब लू फेंग अपने आप को परफेक्ट गॉड एम्पायर स्टेज तक ले गया होता है और उसने अपने लाइफ एंड डेथ को भी ऊपर बढ़ा दिया होता है, लेकिन यार लू फेंग को भी अभी नहीं पता चला था कि आखिरकार उसे अपनी फिजिकल बॉडी को, इतने पावरफुल फिजिकल बॉडी को कैसे संभालना है। लेकिन वो तो अलग बात है कि जब कोई बंदा केजुअल से ट्रांसेंड कर देता तो उसकी पावर्स अनलिमिटेड हो जाती है, उसके पावर्स में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। जिसके साथ वहीं पे बॉक्जी बात कर रहा था, लेकिन तभी स्माइल करते हुए कहा था कि ब्रदर लू फेंग, मुझे अभी सिटी लॉर्ड के द्वारा एक वर्ड मिली है, उन्होंने तुम्हें 730 बिलियन हिनवान क्रिस्टल सारी हिनवान बॉडीज के बॉडीज को खरीदने के लिए दिए हैं। ये प्राइस उतना भी बुरा नहीं है। जिसको सुनकर लू फेंग की भी आंखें चमक उठती है, क्योंकि लू फेंग अपने इनसाइड स्पॉइल्स के बारे में ऑलरेडी जान चुका था, उसने भी एस्टिमेशंस लगा रखे थे, क्योंकि लू फेंग भी एक अच्छा खासा सेलर था। जिसके साथ बॉक्जी वहां पे और कहता है कि हमारे चैनफेंग सिटी लॉर्ड, उनका नाम लॉर्ड फेंग यू है, जो कि लॉर्ड जी डाओजिन के जूनियर ब्रदर हैं और वो सबसे ज्यादा जेनरस बायर्स के रूप में एक आते हैं। अब यहाँ पे नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं जो कि पावरफुल भी होंगे, लेकिन लू फेंग से ज्यादा नहीं। जिसके साथ वहाँ पे वो और भी बताता है कि करेंटली हमारे डार्क होली रिलम में 2 स्ट्रॉन्गेस्ट बेइंग मौजूद हैं, जो कि एक जी के है, मतलब जी के उनका नाम ही अजीब है, जो कि एक गॉड एम्प्रेस है जिसने कि एक वर्ल्ड क्लास हिनवान ब्लड लाइन तक को रिफाइन कर रखा है, और दूसरा बंदा लॉन्ग जीव डाओजुन होता है जिसने कि अपने
3 सेमी ह्यूमन लेवल डॉग्स तक को कल्टीवेट कर रखा है। लू फेंग ने 2 को कल्टीवेट किया, लेकिन इस बंदे ने 3 को कल्टीवेट किया है। मर्ज नहीं किया है या फिर किया है वो तो बताया नहीं गया है। मर्ज कर लेता तो इसकी पावर सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है, जिसके साथ लू फेंग इस बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और कहता है कि गॉड एम्पर जी के और लॉन्ग जिन डाओजून आखिरकार क्या वो इनविंसिबल रियलम में जा सकते हैं? क्या उनकी पावर्स इतनी है कि वो इनविंसिबल रियलम में कहलाए जा सकते हैं? तो चियान वहाँ पे कहते हैं कि वो बस हमसे थोड़ा सा ही स्ट्रांग है, मतलब ज़्यादा नहीं है, उसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। और अगर हम तीनों मिलकर उनसे फाइट करें ना तो हम लोग बड़े ही आराम से उसे हराने की पावर्स को रखते हैं। अब लू फेंग भी हामी भरता है। अब लू फेंग ये अच्छे से जानता था कि डार्क होली रियलम के जो भी टॉप टाइप फिगर्स है वो थाउजेंड्स ही हैं जो कि पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। मतलब पीक लेवल में रहने वाले बंदे सिर्फ 1000 से भी कम है, उतने ही बंदे मौजूद हैं। गॉड एम्पर जी के और लॉन्ग जी डाओजून की बात करें तो उन 1000 बंदों में से सबसे बेस्ट माने जाते हैं। लेकिन अगर बात करें कि इन तीनों से फाइट करते वक्त वो थोड़े से आगे हो जाते हैं तो लू फेंग से वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि लू फेंग की बात करें तो लू फेंग उन दोनों को टक्कर दे सकता है। और लू फेंग की पावर्स अभी इतनी हो गई थी कि यहाँ पे लू फेंग खुद कहता है कि उसकी पावर टॉप 3 के अंदर आ चुकी है। मतलब लू फेंग अभी ही आया है और इसकी पावर्स टॉप 3 में आ चुकी है, जो कि लू फेंग के पावर्स को दर्शाती है। लेकिन इनविंसिबल रियलम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिसके साथ ये भी बताया जाता है कि डार्क होली रियलम में जो भी बंदे इनविंसिबल रियलम में जाते हैं तो उनमें से मोस्टली बंदे कीज वर्ल्ड को ट्रांसेंड कर जाते हैं। जिसके साथ तभी वो वेट करते हैं, वहाँ पे बैंक जी फिर से कहता है कि जो 2 फैक्शंस और थे तो उन्होंने भी अपने ऑफर्स को दिया है। एक 710 दे रहा है तो वहीं पर दूसरा 722 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल दे रहा है। वो बस तुम्हारे कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं ताकि तुम कंफर्म कर तो वो अपने पैसे को जमा करना शुरू कर दें। अब लू फेंग डिसाइड करता है कि चलो हम लोग इस बार सिटी लॉर्ड के प्राइस पे चलते हैं और लू फेंग इस ऑफर से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। इसके साथ बॉग जी कहता है कि ग्रेट, मैं सिटी लॉर्ड को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो और वो ह्यूमन क्रिस्टल्स को गैदर कर सके। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई ट्रेजर चाहिए, सिटी लॉर्ड एक अच्छा डील दे सकते हैं। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि यार 730 बिलियन ये कोई कम रकम नहीं होती, काफ़ी बड़ी रकम होती है। इसको गैदर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए बायर्स सबसे पहले अपने ऑफर्स को सबमिट करते हैं, बाद में वो खरीदने वाला उसके ह्यूमन क्रिस्टल्स को गैदर करता है उसी वक्त जब तक कि लू फेंग खरीद बेचने को तैयार होगा। इसके साथ लू फेंग की आंखें चमक उठती है, क्योंकि यार लू फेंग को सच में कुछ चाहिए होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, मैं बहुत सारे ह्यूमन ब्लड लाइन्स को खरीदना चाहता हूँ और कुछ ऑक्सिलरी कल्टीवेशन ट्रेजर्स भी मुझे चाहिए जो कि मेरे कल्टीवेशंस में मदद कर सके। जिसके साथ वहाँ पर बैंक जू एक लिस्ट को, जो कि आप खाने जाते तो आपको पकड़ा देता ना कि लो ऑर्डर करो, तो वैसे ही लिस्ट को पकड़ाते हुए कहता है कि ये सारी लिस्ट है जिसमें कि तुम्हें सभी तरह के लो लेवल ह्यूमन लाइफ ब्लड लाइन्स दिख जाएंगे जो कि डार्क होली रियलम में अवेलेबल है और ये सारे प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। जिसके साथ लू फेंग उसको स्कैन करने लगता है, जहाँ पे वो काफ़ी सारी चीज़ों को देख पा रहा होता है। अब फिर से बकवास की गई है कि कैसे कि डार्क होली रियलम में पावरफुल बैंक्स है, तो इतने पावरफुल बैंक्स के होने की वजह से तो मॉन्स्टर के कॉर्पसेस और ब्लड लाइन भरे पड़े होते हैं। जिसके साथ लू फेंग वहाँ पे चूज करता है और क्या था कि मैं इन सभी ब्लड लाइन में से उन ब्लड लाइन को लेना चाहता हूँ जो कि लाइफ और डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। हर एक सभी में से एक एक में लेना चाहता हूँ और वो सभी के अंदर भी 72 पोर्शंस होने चाहिए जो कि कॉर्प्स मटेरियल के जैसे ही हो। मतलब ब्लड लाइन भी लेना चाहता है और उसके बॉडी के पार्ट्स भी उसी मॉन्स्टर्स के जो कि लू फेंग को कल्टीवेशंस में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली होगी। जिसके साथ वो ये भी कहते हैं कि हर एक सिंगल लाइफ टाइप एंड डिस्ट्रक्शन टाइप ह्यूमन ब्लड लाइन वो मैचिंग मटेरियल्स के साथ ही होनी चाहिए। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका था, तो लू फेंग अभी काफ़ी अच्छे से सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकता था। उसने अर्ली गॉड एम्पर से अल्ट्रा लिमिट लेवल्स तक को लिस्ट डाउन कर दिया था कि मुझे ये सभी चाहिए। उसने सभी ब्लड लाइन जो कि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे उन सभी को खरीद लिया था और इन सबको लिस्ट डाउन करने के बाद लू फेंग का टोटल प्राइस सिर्फ और सिर्फ 15.2 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल था, जो कि सच में
काफ़ी ज़्यादा कम था, वरना लूफेंग लुटा देता था हर एक पैसे को, मिलता नहीं था कि पूरे पैसे खर्च कर देता था, अपनी तरह ही है, जिसके साथ वहाँ पे वो और भी देखने लगता है। अब यहाँ पे लूफेंग ने बल्क में खरीदा था, तो उसने अल्ट्रा लिमिट लेवल ब्लड लाइन्स को भी खरीदा था, जिसकी हर एक की कीमत 500 मिलियन होती है। टोटल में उसने 189 अल्ट्रा लिमिट लेवल ब्लड लाइन को खरीदा, जो कि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते, जिसके साथ लूफेंग क्या था कि मुझे ऑक्सिलरी ट्रेजर्स भी चाहिए। लूफेंग ने जब 100 कैलेमिटी हार्ट एसेंस को लिया था, तो उसे पता चला था कि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब सच में काफ़ी ज़्यादा थी। लूफेंग उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गरीब था, लेकिन अब लूफेंग काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका है, बॉटल नेक में अटक चुका है, तो उसने लगभग 30 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स के वेरियस ऑक्सिलरी ट्रेजर्स को एक ही झटके में खरीद डाला, जिसके साथ लूफेंग बॉर्गजी को कहता है कि बस इतना ही है, जिसके साथ बॉर्गजी फिर से कहता है कि बस इतना ही, तुम्हें और भी कुछ चाहिए। मतलब कि सच में बॉर्गजी कमीशन के पीछे पड़ा हुआ है, इतना बड़ा खरीदेगा तो उसको भी तो कुछ % कमीशन मिलेगा ही, ये भी बंदा लूफेंग के पैसे से ही अमीर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि फ्रैंकली जो कि तुमने ट्रेजर्स खरीदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर तुम इसको बहुत ही अच्छे से भी यूज़ करोगे, उनको प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं करोगे, तो ये लगभग 100 मिलियन ईपोज तक चलने वाले हैं। समझ रहे हो ये कहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? लूफेंग ने जितने भी बॉडीज को खरीदे हैं, लूफेंग ने जितने भी ऑक्सिलरी आइटम्स को खरीदे हैं, अगर लूफेंग उसको लगातार भी करता गया तो ये 100 मिलियन ईपोज तक चलने वाले हैं, जो कि सच में काफ़ी लंबा टाइम होता है। अब ये सुनकर लूफेंग कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है, इनफ है। आफ्टर ऑल लूफेंग को सिर्फ कुछ हजार ईपोज ही आए हुए हैं, री इनकारनेशन में एंटर किए और ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आए हुए। लूफेंग तैयार था अपनी डार्क होरिजोन के एक जर्नी में जाने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, मतलब कि यहाँ पे हम हो सकता है कि लूफेंग को एक लंबी सी सेक्लूजन में देखने वाले हैं, जहाँ पे लूफेंग की पावर्स फिर से बढ़ने वाली है, और हम लोग बहुत ही जल्द लूफेंग को इनविंसिबल रियलम में भी देखने वाले हैं। 100 मिलियन ईपोज ये सच में काफी लंबा टाइम होता है इन सब नॉर्मल बंदों के लिए, लेकिन लूफेंग की कॉम्प्रिहेंशन काफी ज्यादा स्पीड अप है। हम तो देखते हैं लूफेंग इन सबको कितने समय में सीख पाता है। लूफेंग की जिंदगी भी इतनी नहीं हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।